चलिए, वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी में आज हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हम साउथ अमेरिका के बारे में पढ़ रहे हैं। हम क्या सीख रहे हैं, आइए उसे समझें। देखिए, हम ये समझ पाए कि कॉलोनियल इम्पैक्ट जिन भी मुल्कों में रहा, कुछ वैसा सा ही प्रभाव साउथ अमेरिका पे भी मिलता है और इसकी वजह से कुछ नतीजे निकले। एक बड़ा नतीजा जो था वो ये था कि कल्चरल इम्पैक्ट रहा। हम जानते हैं कि इन दो कंट्रीज़ का डोमिनेंस था, स्पेनिश और पोर्तुगीज़। इनका प्रभाव रहा इस साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में। और हम ये भी जानते हैं कि ये दोनों ही कंट्रीज़ यूरोप के दक्षिणी हिस्से की कंट्रीज़ हैं और वहाँ पर प्रभाव रोमन कैथोलिसिज्म का है। तो कल्चरल इम्पैक्ट में एक बड़ा इम्पैक्ट ये निकल करके आता है कि साउथ अमेरिका में आपको कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए अगर आपको रोमन कैथोलिक धर्म का डोमिनेंस नज़र आए। द रिलीजन रोमन कैथोलिक, उनसे जुड़े हुए चर्चेज़ आपको नज़र आए, तो एक ये इम्पैक्ट बहुत बड़ा नज़र आता है। लैंग्वेज इम्पैक्ट बहुत बड़ा रहा। स्पेनिश एंड पोर्तुगीज़ लैंग्वेज मेजॉरिटी पीपल बोलते हैं। अगर हम गुयाना का क्षेत्र छोड़ दें ऊपर का, तो मेजॉरली लोग स्पेनिश एंड पोर्तुगीज़ ही बोलते हैं। इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, पॉलिटिक्स, इस हर चीज़ पर कॉलोनियलिज्म का प्रभाव मिलता है। इकोनॉमी जो रही वो कॉलोनियल इंटरेस्ट को सर्व करने वाली इकोनॉमी बनी। जब मैं कहता हूँ कि कॉलोनियल इंटरेस्ट को सर्व करने वाली इकोनॉमी, तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, यहाँ पर इस साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की कोस्टल लोकेशन का फ़ायदा उठाया गया और उस समय में जो कोस्टल ट्रेड कॉलोनियलिज्म को डोमिनेट कर रहा था, इन साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की कंट्रीज़ को भी उस ट्रेड का हिस्सा बनाया गया। और वो ट्रेड मेजॉरली क्या था? प्लांटेशन एग्रीकल्चर करना, जिसके तहत सिंगल कैश क्रॉप्स को उगाना। उनमें क्रॉप कोई भी हो सकती है, शुगर केन, बनाना, टोबैको, कॉटन, कुछ भी हो सकता है। और ख़ास तौर पर साउथ अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में ये क्रॉप शुगर केन रही, बनाना रही और कुछ इलाकों में कॉफ़ी रही। तो इन क्रॉप्स को उगाना, इन्हें यूरोपीय मुल्कों में एक्सपोर्ट करना, वहाँ ये प्रोसेस होती थी और पूरे विश्व के बाज़ार में बिकती थी। और इन्हें उगाने के लिए पहले तो इंडिजीनियस ग्रुप को इंडिजीनियस ग्रुप को डोमिनेट करना, उनसे लेबर लेना, और जब उनकी संख्या कम पड़ जाए या वो उन इलाकों को छोड़ के भाग जाएं, तो फिर अफ्रीकन स्लेव्स को लाना। तो इस वजह से इन अफ्रीकन स्लेव्स को लाने के कारण स्लेव ट्रेड इस कोस्टल ट्रेड का, इस अटलांटिक ट्रेड का हिस्सा है। तो अटलांटिक ट्रेड से डोमिनेटेड वो इकोनॉमी जो कॉलोनियलिज्म को डोमिनेट कर रही थी, उसका डोमिनेंस हमें साउथ अमेरिका में भी मिलता है। यही कारण है कि हमने ये कहा कि यहाँ का कल्चर बदला, क्योंकि उस कल्चर में एथनिक ग्रुपिंग्स में बदलाव आए। उन एथनिक ग्रुपिंग्स में बदलाव आने का कारण यही था कि ट्रेड के लिए बहुत से ऐसे लोग जो वहाँ के नेटिव नहीं हैं, उन्हें यहाँ बुलाया गया। जैसे अफ्रीकन स्लेव, जब एक समय के बाद स्लेवरी ख़त्म हुई तो फिर बुलाया गया इंडेंचर्ड लेबरर्स को। इंडेंचर्ड लेबर, और ये मोस्टली ईस्ट इंडियन लोग हुआ करते थे, द एशियन पीपल। जैसे कि डच कॉलोनी, डच ईस्ट इंडिया हम इंडोनेशिया को कहते हैं, तो वहाँ से भी लोग आए, भारत से लोग आए, चीन से भी लोग यहाँ पहुँचे। तो दक्षिणी एशिया का अधिक हिस्सा
वहाँ से लोगों को यहाँ बुलाया गया और उनसे काम कराया गया। इंडेंचर्ड लेबर कल्चर ये कहते हैं। तो यही एशियाई लोग आज, एशियंस, अफ्रीकन्स, ये अहम भूमिका निभा रहे हैं वहाँ की जनसंख्या में। जनसंख्या का बड़ा हिस्सा हैं ये लोग, और उसका कारण है कॉलोनियलिज्म। उसके द्वारा अपनाई गई इकोनॉमिक मॉडल। एग्रीकल्चर में प्रधानता फूड ग्रेन्स की बजाय कैश क्रॉप्स को दी गई, और यही कारण है यहाँ की आबादियों के नष्ट होने का। आई बात समझ में? तो इस वजह से ये सब चीज़ों को प्रभावित किया कॉलोनियलिज्म ने। तो हुआ ये कि मेजॉरिटी एरियाज़ जो कि रूरल थे, जो रिमोट थे, ख़ास तौर पर एंडीज़ के ऊंचे क्षेत्र, ऊपर के क्षेत्र, और अंदरूनी इलाके पूरे के पूरे साउथ अमेरिका के, वहाँ तक वो इंफ्रास्ट्रक्चर पहुँचाए ही नहीं गए जो इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूरी थे वहाँ की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। तो इन क्षेत्रों की इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हुई क्योंकि वो नीड ही नहीं थी कॉलोनियल इकोनॉमी की। जो क्षेत्र विकसित हुए वो कोस्टल सिटीज़ थी। तो अगर आप साउथ अमेरिका को देखते हैं तो आपको समझ आ जाएगा कि कोस्टल सिटीज़ ही वहाँ का इकोनॉमी का मेन स्टे है, और अर्बनाइजेशन उन्हीं के आसपास फैली है। ये सीधा सीधा कॉलोनियल इम्पैक्ट है। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, आप देखिए और समझिए इस चीज़ को। यहीं से समझिए। ये ग्यानाज हैं, ये गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना। तो देखिए तीनों की कैपिटल एक लाइन से कोस्टल सिटीज़ हैं। फ्रेंच गुयाना की कैन, सूरीनाम की पारामारिबो, गुयाना की जॉर्ज टाउन। तीनों ही आप तमाम शहरों को देख लीजिए। चलिए पेरू की राजधानी देखिए लीमा। आप सभी कैपिटल्स को ऑब्ज़र्व करिए, आपको ये महसूस हो जाएगा कि वो सब के सब कोस्टल सिटी का कैरेक्टर रखती हैं। और इन्हीं क्योंकि ट्रेड जो था वो ओशियनिक था, ओशियनिक ट्रेड था, तो कोस्टल सिटीज़ ही महत्वपूर्ण थी। इसकी वजह से वहाँ पर निवेश हुआ, इन्वेस्टमेंट हुआ, और वहाँ पर उस डेवलपमेंट के कारण वो समय के बदलाव के साथ अपने इस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की वजह से टेक्नोलॉजी में विकास करते चले गए, प्रोडक्शन में विकास करते चले गए, और पूरे वर्ल्ड की बदलती हुई इकोनॉमी के साथ खुद को बदला और उनके साथ इंटीग्रेट किया। तो साउथ अमेरिका के जो शहर हैं, अर्बन एरियाज़ हैं, दे आर वेल इंटीग्रेटेड विद द ग्लोबल इकोनॉमी। They are progressing, they are developing, and few cities are very very developed cities. They are having good urbanization, but other areas, the areas dominated by the indigenous groups, the areas having remote locations, the areas on the higher altitude of the Andes mountain, ये सब रीजन पिछड़ गए और इसकी वजह से इनका विकास नहीं हुआ। तो इनकी भूमिका क्या रही? इन विकसित शहरों को इन पिछड़े क्षेत्रों ने रॉ मटेरियल दिए, रिसोर्सेस, अपनी लेबर प्रोवाइड की, और जब जब किसी तरह की भी सपोर्ट बेस की नीड थी इनकी तरफ से आया तो ये पेरिफेरी का स्टेटस धारण कर गए, और जो कोर हैं वो अर्बन सेंटर बनते चले गए जो बंदरगाही इलाके थे। तो इसीलिए कॉलोनियलिज्म का इम्पैक्ट जैसा कैरेबियन आइलैंड में नज़र आता है, जैसा मैक्सिको में नज़र आता है, सेंट्रल अमेरिकन रिपब्लिक्स में नज़र आता है, ऐसा ही प्रभाव यहाँ भी नज़र आता है। और उसी प्रभाव के फलस्वरूप यहाँ भी कोर पेरिफेरी स्पेशियल रिलेशनशिप ऑब्जर्व होता है।
जहाँ पर कोर एरियाज़ की तरफ, यानी कि जो अर्बन सेंटर्स हैं उनकी तरफ हर चीज़ मूव कर रही है, चाहे वो पीपल है इन द फॉर्म ऑफ माइग्रेंट्स, चाहे वो रिसोर्सेज हैं, चाहे वो वेल्थ है, चाहे वो पॉलिटिकल पावर है, चाहे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट है, चाहे बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये सब चीज़ें इस कोर एरिया की तरफ मूव करती हैं। ये कोर एरियाज़ इनके सेंटर हैं। यहाँ पर बेटर एजुकेशन है, बेटर हेल्थ है, बेटर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, बेटर लिविंग स्टैंडर्ड है, बेटर शेल्टर है, रहने के लिए अच्छे घर हैं, एस्पिरेशन है अगर आप में, तो आपका भविष्य भी यहाँ उज्जवल हो सकता है। यहीं से पूरे देश की राजनीतिक सत्ता कंट्रोल होती है और यहीं पर रूरल एरिया से अर्बन एरियाज़ की तरफ लोगों का माइग्रेशन है। तो रूरल टू अर्बन शिफ्ट स्ट्रांगली ऑब्जर्व होता है हमें साउथ अमेरिका में, और वो इसी कारण से कि पेरिफेरल एरियाज़ का विकास नहीं हुआ और वहाँ से लोगों का माइग्रेशन है कोर एरियाज़ की तरफ। और ये सब एक टिपिकल कॉलोनियल मॉडल है। अब तक मैं आपको यही पढ़ाते आ रहा हूँ और वो हमें साउथ अमेरिका में भी ऑब्जर्व हुआ कि दैट इज़ द टिपिकल फीचर ऑफ द डोमिनेंट कॉलोनियल इकोनॉमी, जिसमें जिस एरिया को वो कंट्रोल कर रहे हैं उसका अधिकतर क्षेत्र सिवाय रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने के और कोई भूमिका नहीं निभा रहा है। वहाँ के लोग सिवाय लेबर देने के कुछ और गेन नहीं कर रहे हैं और कॉलोनियल मास्टर्स उन बंदरगाही क्षेत्रों को उपयोग में लाते हैं, वहाँ से धन कमाते हैं, अपने पेरेंट कंट्रीज़ को एनरिच करते हैं और एक समय के बाद जब यहाँ बस जाते हैं तो इन्हें बंदरगाही इलाकों पर बसने के बाद सारी शक्ति, सारा विकास, सारी तकनीक, विज्ञान यहीं पर केंद्रित करा देते हैं और बाकी सारा क्षेत्र एक बार जो पिछड़ा तो आगे के विकास के क्रम में पिछड़ा ही रह जाता है, क्योंकि वो फिर बदलती विश्व की अर्थव्यवस्था, बदलती ज़रूरतों के साथ कभी बराबर आकर के खड़ा नहीं हो पाता। इसलिए वो उस मुख्य धारा का हिस्सा नहीं बनता, वो मेन स्ट्रीम आगे बढ़ती चली जाती है और वो पीछे की ओर छूटता चला जाता है। वो पेरिफेरी से और पेरिफेरी और पेरिफेरी और पेरिफेरी होता चला जाता है और कोर रीजन और भी ज़्यादा कोर होता चला जाता है। ऐसा सिस्टम हमें साउथ अमेरिका में भी मिलता है। सो मेजॉरिटी एरिया जो है वो लैक करता है ग्लोबल डेवलपमेंट को, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट अर्बन सेंटर हैं दे आर हैविंग गुड इंटीग्रेशन विद द ग्लोबल इकोनॉमीज़। बस इस चीज़ को आपको अपने दिमाग में बैठाना है और ये ट्रेंड हमने ऑब्जर्व किया कि साउथ अमेरिका में भी एग्जिस्ट करता है। इतनी बात समझ में आई आपको? और ये कॉलोनियल इम्पैक्ट ही था। आज अब जब साउथ अमेरिका विज़िट करते हैं, हमने जिस लाइन के बारे में पढ़ा था टॉर्डेसिलास, उसके ईस्ट की तरफ पुर्तगाली, वो लाइन जो यूरोपियंस के द्वारा ड्रॉ की गई कि साउथ अमेरिका को हम अपने बीच कैसे बांट लें। कैन यू इमेजिन, एक लैंड कहीं है, आप कहीं से आए हैं और उस लैंड को आप अपने साथ बांट रहे हैं। मतलब यहाँ पर इस चीज़ का मतलब क्या है, जब आप लैंड को डिवीज़न कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है। आज वहाँ पर बहुत से कॉन्फ्लिक्ट हैं और उन कॉन्फ्लिक्ट का रीज़न क्या है, बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं। इन बॉर्डर डिस्प्यूट्स का रीज़न क्या है, क्या रीज़न है, अनरीजनेबली कॉलोनियल पावर्स के द्वारा बॉर्डर्स की लाइंस ड्रॉ की गई हैं, बॉर्डर्स डिमार्केट किए गए हैं। सो कॉलोनियल प्रभाव हर जगह नज़र आ रहा है, चाहे बॉर्डर्स को बनाने की प्रक्रिया हो, बॉर्डर लाइंस जो आज वहाँ पर नज़र आ रही हैं उनमें, कौन सी फसलें वहाँ उग रही हैं उनमें, पॉलिटिकल और सोशल इकोनॉमिक पावर के रूप में कौन से ग्रुप डोमिनेंट है उसमें, कोर पेरिफेरल रिलेशनशिप में, हर जगह आपको नज़र आता है कि एक कॉलोनियलिज्म दिखता है। आई बात समझ में? तो वही चीज़ें हमें समझनी होती हैं इस तरह के सब्जेक्ट्स को पढ़ करके। ज़रूरत है उन पिछड़े इलाकों तक विकास को लेकर जाने की, ज़रूरत है कुछ बड़ी
जो सिटीज़ हैं जिन्हें बड़े मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ के रूप में विकसित कर दिया गया है, उस विकास को दूसरे स्केल की सिटीज़ तक ले जाने की, पावर को, इकोनॉमी को डिसेंट्रलाइज करने की ज़रूरत है। तभी रूरल से अर्बन माइग्रेशन रुकेगा। गांव खाली होते चले जा रहे हैं विश्व भर में, पूरी दुनिया भर का ये एक त्रासदी है कि गांव खाली हो रहे हैं। या तो लोग मुल्क के भीतर ही बड़े शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं, या वो अपने मुल्कों से बाहर बड़े मुल्कों की ओर पलायन कर रहे हैं। माइग्रेशन है, और गांव का खाली होना बहुत घातक होता है, ये मैं आपको बता दूं। तो ऐस पूरी कंट्री का जो कल्चरल मोज़ैक है वो बदल जाता है। बाद में जो टर्बुलेंसेस होती हैं वो अलग होती हैं। तो इस तरह से गांव खाली हो रहे हैं, उसका कारण ये रूरल टू अर्बन शिफ्ट है। और ये रूरल टू अर्बन शिफ्ट होने का कारण ये कोर पेरिफेरी रिलेशनशिप है, और इसका कारण है लंबे समय के 400-500 वर्षों के कॉलोनियल इम्पैक्ट। इसे रेक्टिफाई करने के लिए हमें वहीं पर अटैक करना होगा जो कारण है आज के इस सिस्टम का। तो आज का साउथ अमेरिका समझने के लिए ये ज़रूरी था कि हम इन चीज़ों को समझें, किन चीज़ों से वो प्रभावित रहा, हम उन्हें अंडरस्टैंड करें। ओके, तो वही चीज़ें हम समझ रहे हैं। तो बॉर्डर डिस्प्यूट्स कन्फ्लिक्ट के रूप में वहाँ पर रेम्पेंट है, क्योंकि अपनी इच्छा के अनुसार बॉर्डर बांटे गए। इस तरफ पोर्तुगीज़ बैठ गए और इस तरफ स्पेनिश, एक लाइन ड्रॉ कर ली और पूरे के पूरे साउथ अमेरिका को बांट लिया। असल कारण ये है कि स्पेनिश कॉन्किस्टाडोर्स जब यूरोप में साउथ अमेरिका में एंटर हुए, उनकी जो ईगरनेस थी वो तीव्र गति से रिच होना था, तेज़ी से अमीर होना था। कॉन्किस्टाडोर पूरे विश्व भर में इसी वेल्थ के लालच में घूमे हैं, और ख़ास तौर पर कैरेबियन कंट्रीज़, सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़ और ये साउथ अमेरिका। और उसमें महत्व योगदान था गोल्ड का, सिल्वर का। ये आपको रातों रात अमीर बनाता था। कॉन्किस्टाडोर्स को ये चाहिए था। इसी की वजह से इंडिजिनियस लोगों को लूटा गया, ज़बरदस्त तरीके से उनका नरसंहार कर दिया गया। और यही गोल्ड एंड सिल्वर एंडीज़ माउंटेन में भरमार है इसकी। एंडीज़ माउंटेन एक रिसोर्स रिच माउंटेन रेंज है जिसमें इस तरह के तमाम मेटल्स हैं। जहाँ एक तरफ स्पेनिश कॉन्किस्टाडोर्स को यहाँ से रिचनेस मिली, वहीं पोर्तुगीज़ को ऐसी कोई गोल्ड एंड सिल्वर जैसी वेल्थ रिसीव नहीं हुई। तो उसका तोड़ उन्होंने ये निकाला कि उन्होंने अधिक से अधिक लैंड एक्वायर करना शुरू किया। तो उन्होंने लैंड एक्विजिशन पर फोकस कर दिया, और इसी लैंड एक्विजिशन की चाहत में एक समय ऐसा आ गया कि ये दोनों मुल्क उसी साउथ अमेरिका की भूमि में आपस में टकराने लगे। और उन ज़मानों में राजनीतिक सत्ता चाहे किन्हीं भी शासकों के पास हो, लेकिन सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर नियम बनाने का काम, निर्णय लेने का काम, इस तरह के डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने का काम चर्चेस किया करते थे। और रोमन कैथोलिक चर्च ने उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया, और ये टॉर्डेसिलास लाइन ड्रॉ की। समय है 1494, 1494, कि कैसे आप यहाँ से वेल्थ जनरेट करेंगे, इससे बांट लिया जाए। और तब से लेकर के आज दिन तक वो डोमिनेंस आपको नज़र आता है। ब्राज़ील पोर्तुगीज़ कल्चर से डोमिनेटेड है, और वहीं कोलंबिया, पेरू, चिले, ये सब स्पेनिश कल्चर से डोमिनेटेड है, और अर्जेंटीना स्पेनिश एंड पोर्तुगीज़ दोनों ही कल्चर से डोमिनेटेड है। ओके, तो ये चीज़ हमें नज़र आती है। इसलिए जितनी भी वेब सीरीज़ आप देखेंगे नार्कोस से रिलेटेड, उसमें काफ़ी बड़ा चंक स्पेनिश भाषा का रहेगा। बहुत स्पेनिश बोली जाती है उनमें, आपको सबटाइटल से ही समझनी पड़ती है, क्योंकि जब आप उसका हिंदी ऑडियो लगाते हैं तो वो इंग्लिश को ही हिंदी करता है, स्पेनिश को नहीं। वो दक्षिणी अमेरिकी इस महाद्वीप पर इतनी स्पेनिश बोली जाती है, उसका कारण ये समय था। ओके, इतनी बात क्लियर। और अब हम आगे बढ़ते हुए कुछ चीज़ों को समझने जा रहे हैं, जैसे कि हम सबसे पहले जिस क्षेत्र को अभी देखेंगे वो है ग्याना का क्षेत्र।
उसमें भी कुछ कॉमन इन्फ्लुएंसेस हैं, आपको महसूस हो जाएगा। तीनों ही कंट्रीज़ में कुछ कॉमन चीज़ें आपको मिल जाएंगी। जब मैंने गुयाना की बात की तो मैंने किन 3 कंट्रीज़ की बात की जो हमने अभी अभी देखी थी जब हम कोस्टल सिटीज़ देख रहे थे। सबसे वेस्ट से शुरू होकर ईस्ट की तरफ जाएं तो हमने सबसे पहले गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना। ओके, हमने इन तीनों को देखा। आप इन्हें गुयाना भी कह देते हैं, तीनों को ही। क्लियर? ये साउथ अमेरिका से अलग हैं क्योंकि साउथ अमेरिका की बाकी कंट्री से अलग हैं क्योंकि यहाँ पर लैटिन एक्सपीरियंस बहुत कम है, लैटिन डोमिनेंस बहुत ही कम है। ओके, क्योंकि यहाँ पर इस गुयाना में कंट्रोल है ब्रिटिशर्स का। 1966 में ये आज़ाद हुई। सूरीनाम में कंट्रोल डच का, 1975 में ये आज़ाद हुई। फ्रेंच गुयाना आज भी कॉलोनी है, यानी कि डिपार्टमेंट है फ्रांस का, तो आज भी कॉलोनी ही है, अभी तक भी आज़ाद नहीं हुई। और ये तीनों ही, ये डच, ब्रिटिश और ये फ्रांस, जब हम इनकी बात करते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि जब हमने लैंग्वेज ग्रुप्स में डिवाइड किया था तो अधिकतर इन्फ्लुएंस यहाँ पर हमें नॉन लैटिन लैंग्वेज ग्रुप्स का दिखता है। इसलिए हम ये मानते हैं कि यहाँ पर लातिन इन्फ्लुएंस उतना नहीं है जितना बाकी साउथ अमेरिका में है। ओके, क्या है खासियत इनकी? आप कल के मैप में इन्हें देख लीजिए पहले, ताकि आप खासियत को समझ जाएं। मैंने अकेले अकेले लेने की बजाय, क्योंकि इतनी लंबी तैयारी में आप इन्हें अकेले अकेले कहाँ और कैसे याद रखेंगे और क्या करेंगे, इसका कोई पर्पज़ नहीं है। तो अकेले अकेले लेने वाली अप्रोच मैंने नहीं अपनाई। तो हमने कौन सी अप्रोच अपनाई? हम इन्हें इकट्ठे टारगेट करेंगे एक रीजन के रूप में। तो सबसे पहले तो आप इन्हें देख लीजिए। हम जब बात कर रहे हैं तो हम इस क्षेत्र की बात कर रहे हैं। ब्रिटिश, डच, फ्रेंच। ओके, द गुयानास। अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह स्पेलिंग रहते हैं। ये यहाँ पर इस तरह से भी लिखे हैं, वो भी लिख दिया मैंने। ओके, दिख रहा है? यहाँ से इक्वेटर होके गुजर रही है, इनके जस्ट नीचे से इक्वेटर गुजर रही है। ओके, तो मतलब यहाँ पर ट्रॉपिकल क्लाइमेट का इन्फ्लुएंस है। इक्वेटर गुजर रही है तो दिस रीजन इज डोमिनेटेड बाय द ट्रॉपिकल क्लाइमेट। तो ट्रॉपिकल टाइप ए क्लाइमेट का डोमिनेंस देखने को मिलता है हमें इन कंट्रीज़ में। और इस क्लाइमेट की वजह से हमें एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे इन रीजन में। तो एवरग्रीन फॉरेस्ट है यहाँ पर। ओके, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट भी हैं, ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट, वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, अलग अलग तरह के। बट दिस रीजन इज़ डोमिनेटेड बाय द एवरग्रीन फॉरेस्ट। सदाबहार वन है यहाँ पर। अधिकतर क्षेत्र इनका वनों से घिरा हुआ है। अलग अलग कंट्री वाइज अगर चले जाएं तो 80% से 70% ये कंट्रीज़ का कोस्टल एरिया के अलावा जो ये इलाका है सारा, ये फॉरेस्ट प्रभावित इलाका है। और फॉरेस्ट भी इस तरह के जो अब तक लगभग प्रिस्टीन कंडीशन में ही हैं, अनटच्ड हैं। लेकिन अब चीज़ें बदल रही हैं, वो हम देख लेंगे। यूरोपियंस यहाँ पर आए और उनका मेन पर्पज़ क्या था? सेम वही कहानी
इनकी कोस्टल लोकेशन होने की वजह से ये एक अच्छी लोकेशन है किसे दर्शाने के लिए, रिमलैंड सिस्टम। अमूमन यूरोपियन ने साउथ अमेरिका के बंदरगाही क्षेत्रों को तो रिमलैंड की तरह ही उपयोग किया है, तो इसलिए गुयाना का ये क्षेत्र भी रिमलैंड की तरह उपयोग हो सकता था जैसे कैरेबियन आइलैंड हुए। मतलब इनको भी यूज़ करना था हमने अटलांटिक ट्रेड के लिए, तो फिर रिमलैंड की तरह जब यूज़ होंगे तो फिर आप जानते हैं यहाँ पर क्या होगा। रिमलैंड में क्या होता था, वही सारी कहानियाँ, सिंगल कैश क्रॉप हुआ करती थी, प्लांटेशन पर फोकस था, इंपोर्ट होता था किनका, स्लेव्स का, एक्सपोर्ट होता था फॉर द प्रॉफिट वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के लिए इन क्रॉप्स का एक्सपोर्ट यूरोप की तरफ होता था। इन्वेस्टमेंट होती थी किस, तो साइंटिफिक इन्वेस्टमेंट्स होती थी, यानी कि मशीनरी और बाकी चीज़ों का प्रयोग यहाँ पर किया जाता था, बीज यहाँ पर लाए जाते थे और स्लेव के उपयोग से भारी खेती यहाँ पर की जाती थी। तो वो चीज़ें आपको यहाँ भी नज़र आएंगी। तो इन गुयानास के क्षेत्रों में आपको शुगर केन अधिकतर उगती नज़र आएगी, बनाना की खेती नज़र आएगी। तो शुगर केन एंड बनाना का डोमिनेंस रहेगा, वही रिमलैंड कल्चर की वजह से। बंदरगाहों का महत्व रहेगा और हम समझ चुके हैं, जैसे कि ये गुयाना का जॉर्ज टाउन, जैसे ये सूरीनाम का पारामारिबो, जैसे ये फ्रेंच गुयाना का कैन। ओके, तो इसी तरह से उन बंदरगाहों का ही इम्पोर्टेंस है। तो क्लियरली नज़र आ रहा है कोर पेरिफेरी रिलेशन, है ना, कोर पेरिफेरल रिलेशन यहाँ पर भी है। द रिमलैंड सिस्टम। ओके, नुकसान क्या होंगे जब कोई ऐसी पावर आपके ऊपर आकर के बैठ जाए जिसे आपके क्षेत्र का उपयोग अपने हितों में करना है और जितने लंबे समय तक किया जा सके उतने लंबे समय तक करना, उसके बाद उसे चले ही जाना है। तो बहुत ज़्यादा कंसर्न्स इस चीज़ को नहीं लेकर के नहीं होते कि यहाँ पर लैंड डिग्रेड हो रहा है, इन लोगों का आगे विकास कैसे होगा, ये जीवन कैसे जिएंगे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे फोकस नहीं होता है, इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। मेन फोकस होता है कि आप वेल्थ मैक्सिमाइज कैसे करें, तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पे फोकस होता है। जिसको सीधे सीधे करें तो एक कैपिटलिस्ट मॉडल होता है, और वो कैपिटलिस्ट मॉडल पूरी तरह से डिवाइडेड होता है किन्हीं भी तरह की सोशलिस्ट टेंडेंसीज से। तो सोशलिस्ट टेंडेंसीज यहाँ नहीं नज़र आती हैं, ख़ास तौर पर किनके प्रति, यहाँ के रहने वाले लोगों के प्रति, जो यहाँ के इंडिजिनस ग्रुप्स होते हैं उनके प्रति कुछ ऐसा नज़र नहीं आता। यानी कि इस वेल्थ का कोई भी पार्ट इन पर निवेश नहीं होता, इन्हें लाभ नहीं होता। यही कारण है कि उन एंडीज माउंटेन में जो इतनी रिचनेस है, वेल्थ है, उसका लाभ वहीं पर बस रहे समूहों को नहीं मिला, लेकिन जिन्होंने उन्हें एक्सप्लॉइट किया उनको मिला। वो चल रहा है उसका कंप्रेसर, टेम्परेचर कितना सेट किया है, 23 कर दो उसको। आई बात समझ में? तो वो चीज़ यहाँ पर हुई। ये कंट्रीज़ आज की डेट में इम्पॉर्टेंट हैं बहुत बॉक्साइट माइनिंग के लिए, द एल्यूमिनियम और बॉक्साइट, ये इम्पॉर्टेंट हैं ऑयल एंड नेचुरल गैस के लिए। बॉक्साइट माइनिंग के लिए इतनी इम्पोर्टेंट मानी जाती हैं ये कि एक समय ऐसा भी था कि अमेरिका ने भी इस क्षेत्र को अपने कंट्रोल में लेना चाहा 1941 के दौरान, ताकि वर्ल्ड वार 2 में उसे इस बॉक्साइट का फ़ायदा मिल सके विरोधी शक्तियों से निपटने में, इक्विपमेंट्स बनाने में, जहाज़ बनाने में, वेपन बनाने में, हर चीज़ में। तो अब